नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आईसीएआर टेक्नीशियन एग्जाम 2 मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस पोर्शन है, जिसमें 75 सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से 51 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। इसकी पहली शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये सेकेंड शिफ्ट है जो कि आपके 12:30 से 2 बजे वाली है। थर्ड शिफ्ट का वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इस प्रकार कंटेंट लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एग्जाम तो वो 2 बजे एंड हुआ, लेकिन वीडियो बन रहा है 11-12 बजे के आसपास आपको मिलने वाला है। डिले होने के कारण है, रियल क्वेश्चंस मिलने में टाइम लग जाता है, उनको बाद में कॉल पर वेरीफाई करना पड़ता है। और इसमें सवाल काफ़ी टफ लेवल से पूछे जा रहे हैं, तो सवाल की लैंग्वेज समझने में, उसको फिर ढूंढने वगैरह में काफ़ी समय लग जाता है। इस एफर्ट के लिए लाइक करने में कंजूसी ना करें और न्यू वाले कैंडिडेट सब्सक्राइब भी कर देना। पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ है, वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड की है। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो जब भी आपका एग्जाम होता है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करते सारे जीके के सवाल देखें। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, बैंकिंग की, डिफेंस के, अदर कितने भी स्टेट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाओगे। कौन सा सेक्शन वीक है आपको पता चल जाएगा। बार बार आपकी कौन से सब्जेक्ट के सवाल रॉन्ग हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है जो डील ऑफ द मंथ के तहत, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए ये आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल आर्टिकल 19 है, तो इसके बारे में विभिन्न भाग है आर्टिकल 19 के, तो वो मिलान करने वाला सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 19 ए में क्या है? बोलने की आज़ादी। आप बोल सकते हो ए में, तो ए में बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19 बी में सभा की आज़ादी है, ठीक है, सभा की। आर्टिकल 19 सी में संघ बनाने की आज़ादी, यहाँ पर सभा वगैरह कर सकते हो। संघ यदि बनाते हो तो आपको सी से संघ। और आर्टिकल 19 डी, डॉन बनेंगे ना, पूरे देश में घूमने की आज़ादी है, डी से। आर्टिकल 19 डी। ई क्या हो जाएगा? बसने की आज़ादी है, रहने की, पूरे देश में कहीं पर भी रहने या फिर बसने की आज़ादी आर्टिकल 19 ई में वर्णित है। आर्टिकल 19 जी में बिजनेस करेंगे आप, कोई भी व्यापार या जीविका की आज़ादी रहती है। आर्टिकल 19 एफ कहाँ गया आप कहेंगे, तो एफ यहाँ पर हटा दिया गया है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अब ये विधिक अधिकार है, आर्टिकल 300 क में रखा गया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर संविधान की धारा 371 से संबंधित आपको सवाल पूछा गया है। देखिए धारा 371, आर्टिकल 371 की बात करें, इसमें भी विभिन्न खंड है। केवल मैं 371 की बात करूं तो ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल को ये विशेष अधिकार देते हैं कि वो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा और गुजरात की सौराष्ट्र और कच्छ में अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। ये राज्यपाल उनको विशेष अधिकार देते हैं। आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के इन क्षेत्र में विदर्भ, मराठावाड़ा और गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ। और इसके अलावा जैसे आर्टिकल 371 ए की बात करें तो ए नागालैंड, नागालैंड को विशेष अधिकार आर्टिकल 371 ए के तहत दिया गया है। आर्टिकल 371 बी में असम को, सी में मणिपुर को, डी में आंध्र प्रदेश को विशेष अधिकार है। आर्टिकल 371 ई में क्या है? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। एफ में है सिक्किम को विशेष अधिकार, जी में मिजोरम को विशेष अधिकार दिया गया है, एच में अरुणाचल प्रदेश को, 71 आई में गोवा को और जे में कर्नाटक को विशेष अधिकार है। तो जितने भी आर्टिकल 371 के ये भाग हैं, ज़रूर देख लेना कौन से राज्य को विशेष अधिकार है, किसके तहत। नेपाल पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कब बना है? नेपाल है पूर्ण रूप से सन 2008 में लोकतंत्र हुआ है। वैसे पहली बार जो नेपाल में लोकतंत्र हुआ था, चुनाव हुए थे उसमें, तो फरवरी 1951 में नेपाल में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और वर्ष 1962 में, अब 1951 को हो गए, लेकिन 1962 में यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से तख्ता पलट, राजा महेंद्र ने इस सीमित लोकतंत्र को क्या समाप्त कर दिया। फिर दोबारा यहाँ पर मांग होने लगी 1990 में, लोकतंत्र की बहाली के लिए आम जनता ने आंदोलन किया और यहाँ पर फाइनली 2008 में नेपाल में नए संविधान का निर्माण हुआ और एक पूर्ण लोकतंत्र की दोबारा सेकेंड बार ये स्थापना हुई 2008 में, पहली बार हुई थी 1951 में। अगला सवाल, पीएम उदय योजना कहाँ से लॉन्च हुई है? पीएम उदय, उदय का मतलब क्या है? पीएम
उदय यानी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, ये यू हो जाएगा। अब बाद में डी यानी दिल्ली, ए यानी आवास अधिकार योजना हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछा है ये योजना किससे संबंधित है, कौन सी यूटी से संबंधित है, तो दिल्ली में, ठीक है, स्पेशल दिल्ली में। इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2019 में हुई है। तो केंद्र ने दिल्ली की टोटल 1731 जो अवैध कॉलोनी थी, जिसमें लोग रह रहे थे, लीगल नहीं थी, अवैध थी, पट्टा वाली नहीं थी, तो उनमें संपत्तियों का जो स्वामित्व है, उन कॉलोनियों में जितनी भी जिनकी भी प्रॉपर्टी है वो कॉलोनी है, उनका स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए, ये पट्टा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। पीएम उदय योजना है, जो कि दिल्ली में स्पेशल आपको याद रखना है। अगला सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो अविकसित वाली होती है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें कौन सा कोशिकांग होता है, याद रखिएगा, उसमें केवल राइबोसोम होता है, वो भी 70S वाला। और यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है 80S प्रकार का। प्रोकैरियोटिक है, इसमें अर्धविकसित कोशिका होती है, जिसमें वास्तविक केंद्र नहीं होता है, ये सिर्फ एक राइबोसोम इसमें रहता है 70S प्रकार का। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, तो ये थाइलेकाइड से होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें यहाँ पर थाइलेकाइड से। और अन्य अंतर में प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग तो होते ही नहीं बाकी सभी, और इसमें अष्टसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, डीएनए भी एक गुणसूत्र के रूप में जो सूत्र है वो ही एक पूरा गुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिन नहीं बन पाता इसमें। चिपको आंदोलन किस दशक में हुआ है, तो 1970 में। चिपको आंदोलन कब, 1970 में। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य, अभी ये उत्तर प्रदेश का भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, बाद में उत्तराखंड अलग हुआ है। तो चिपको आंदोलन है, उस समय उत्तर प्रदेश था और अभी उत्तराखंड राज्य में है। तो ये हुआ है, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया। याद रखना है कब हुआ है, 1970 में। कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के उस समय चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ है। और इनसे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों का नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ से आता है सुंदरलाल बहुगुणा, किस आंदोलन से, चिपको आंदोलन से 1970 में जो शुरुआत की है, कामरेड गोविंद सिंह रावत वगैरह। चांडी प्रसाद भट्ट है, श्रीमती गौरा देवी, इसके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है। और एपिको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही एपिको आंदोलन है, 1983 में कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुआ है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का ये आंदोलन है, एपिको आंदोलन है। एनटीपीसी में आया था यहाँ से सवाल। अगला सवाल, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में, सिंडिकेट और कैनरा बैंक का मर्ज हुआ है। और बाकी यहाँ पर प्रमुख विलय की बात करूँ तो 1 अप्रैल 2019 को 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक का विलय हुआ है। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को प्रमुख बैंकों का विलय याद रखिएगा, ओबीसी जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है। और इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक है, ये तीनों एक हो गए हैं, यानी ये दोनों ही बैंक पीएनबी में विलय हो गए हैं, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और सिंडिकेट बैंक जो आपको पूछा वो केनरा में हुआ है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुके हैं। इलाहाबाद बैंक है, इंडियन बैंक में विलय हो गई है। 1526 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया, दिल्ली को तो अपना पूरा कैप्चर कर ही लिया। दिल्ली के साथ साथ इन्होंने किस शहर पर कब्जा किया है, दिल्ली के साथ साथ आगरा पर, आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया है बाबर ने 1526 में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत में हुआ था, पानीपत अभी हरियाणा में है। और यहाँ पर मैं बताऊँ ये युद्ध हुआ कब है, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। इसमें बात करें तो इब्राहिम लोदी के पास है सेना तो ज़्यादा थी और बाबर के पास कम थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर तुलुगमा नीति यानी दोनों तरफ से अटैक करने शुरू कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ से करने शुरू किए तो ये घिर गए। और इन्होंने पहली बार तुलुगमा नीति का प्रयोग किया है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। बाकी बाबर के प्रमुख युद्ध में पानी खाना, चंदा और घाघरा। तो इसमें खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का 1529 में। एक क्रम याद रखिएगा, दो इजी होगा आपको याद करने में। तो ये कब हुआ है, किनके मध्य हुआ, जैसे खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ राणा सांगा के मध्य है, भरतपुर राजस्थान जो खानवा यहाँ पर है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया है। और घाघरा के युद्ध बाबर और अफगान महमूद लोदी के मध्य। जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई है, जनसंख्या नीति की बात करें तो ये 1976 में, याद रखिएगा, जनसंख्या नीति 1976 में देश में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा हुई है। और फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की भी घोषणा की है। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, ये भी कब गठित हुआ है, 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है।
एक सवाल पूछा गया है, भारत की महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का गठन कब हुआ है? 1961 में। ठीक है, वर्तमान में ये जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी है। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का गठन 1961 में। जो वृषण है वो किस में उपस्थित होते हैं? तो स्क्रोटम में, अंडकोश में रहते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उत्तल लेंस में पूछा है ना, वस्तु की स्थिति यदि आप फोकस बिंदु एफ और प्रकाश केंद्र इनके मध्य यदि आप रखेंगे तो जो स्थिति है, प्रतिबिंब की इमेज है वो कहाँ बनेगी? तो उस केस में इमेज है वो आभासी बनेगी। ठीक है, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, वस्तु से बड़ी, और वस्तु के पीछे यहाँ पर इमेज बनने वाली है। बाकी यहाँ पर अलग अलग स्थिति हैं और दर्पण से इससे पहले वाली चैप्टर में पूछे गए हैं, आज यहाँ पर लेंस का पूछ दिया है। तो एफ पर यदि आप उत्तल ये लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस में एफ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज तो उसके अनंत पर बननी है, वास्तविक और उल्टी और काफ़ी लार्ज बड़ी बनने वाली है। इसके अलावा यदि एफ और 2f के मध्य, एफ जो सी था ना दर्पण में, वहीं पर आपका 2f हो जाएगा, तो एफ से 2 गुना है। 2f के मध्य यहाँ पर यदि रखते हो तो 2f से परे आपका इमेज बनने वाला है, वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। और इसके बाद 2f पर रखेंगे तो 2f पर भी बनेगा, 2f से परे रखेंगे तो f और 2f के मध्य बनेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है और इसका कार्य क्षेत्र आपको पूछा है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है 1960 में हुई है, 7 मई 1960 को। और बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई है और इसका कार्य क्षेत्र है जो हो जाएगा सीमावर्ती क्षेत्र है, जितने भी बॉर्डर लगती है अन्य देशों से भारत की, सीमा सड़क संगठन भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं उसके रखरखाव का कार्य करता है। इसमें भी ये जो उत्तर और उत्तर पूर्व के राज्य है ना, वहाँ पर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनको स्पेशल ये विकसित करती है रोड वगैरह को। और बाकी बात करूँ अन्य जितने भी हाईवे वगैरह वो NHAI हैं, वो सारा यहाँ पर रखरखाव का कार्य करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1988 को हुई है। तो बीआरओ की है वो 1960 में पहले हो गई थी, NHAI की 1988 में, याद रखिएगा। NHAI का मोटो क्या है? नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग ए नेशन, सड़क ही नहीं पूरा राष्ट्र का निर्माण, यहाँ पर 1988 का एक्ट है इनका। अगला सवाल यहाँ पर 80 ग्राम CO2 में कितने कार्बन परमाणु हैं? अब इजीली आप कैलकुलेट किए बिना ही जल्दी से कर सकते हो जब आपको पता होगा CO2 का जो आणविक अणुभार है वो कितना है। CO2 का अणुभार तो कार्बन का है आप कहेंगे 12, ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 और मल्टीप्लाई 2 32 हो गया, 12 और 32 आप कहेंगे 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 मतलब क्या है? एक मोल में 44 ग्राम, यहाँ पर एक ही है ना CO2, तो एक मोल में 44 ग्राम। इसका मतलब मोल इसमें कितने हो गए? ये तो 88 ग्राम है भाई, 44 ग्राम में एक मोल, तो इसका दोगुना है तो 2 मोल है। तो यहाँ पर CO2 कितनी बात हो रही है? 2 मोल CO2 की बात हो रही है। जब नंबर ऑफ मोल्स की संख्या निकालनी तो आप कैसे निकालेंगे? जो मास आपको दे रखा है 88 ग्राम, इसका द्रव्यमान दे रखा है, और CO2 में कार्बन कितने कार्बन परमाणु, अब CO2 के कितना परमाणु भार है, अणुभार है, वो आपको भाग देना है। तो वो निकल के आया 44 है तो 2 मोल हो गए। अब आपको पूछा क्या कार्बन परमाणु कितने हैं? यहाँ पर तो एक है, जब 1 मोल CO2 में कार्बन 1 है, 2 मोल CO2 में कार्बन 2 है, तो परमाणु की टोटल संख्या कितनी होगी? तो 1 मोल में परमाणु की संख्या होती है जो अवोगाद्रो संख्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23, और 2 मोल में कितनी है? जब यहाँ पर 2 मोल है ना CO2, तो 2 मोल में आपकी हो जाएगी 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। उस समय कौन थे गवर्नर? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में, याद रखिएगा। सती प्रथा उनसे पहले 1829 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट सवाल, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसको मंडल कमीशन कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या कहा जाता है? मंडल कमीशन। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का कहा जाता है काका केलकर कमीशन। तो काका जो कालेकर कमीशन और मंडल कमीशन, ये दोनों के नाम हैं। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है? 1979 में। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। किनके नेतृत्व में? बिंदेश्वरी प्रसाद आप कह सकते हो, ये इनके पहले अध्यक्ष रहे हैं। BP मंडल हैं, अपॉइंट हुआ है 1979 को। किनकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये हुआ है नेतृत्व
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आप कहेंगे काका केलकर कमीशन है, ये इनकी ही अध्यक्षता में 1953 में, ठीक है, प्रथम है। ये 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक पिछड़ा वर्ग आयोग है वो नियुक्त किया गया है, जिसके अध्यक्ष काका केलकर है। बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करूं, इनको जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो नेशनल एनसीबीसी के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, वो कौन है, RN प्रसाद रहे थे। और बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के जरिए दिया गया है। अगला सवाल, चुनाव आयोग का कौन सा कार्य या फिर शक्ति नहीं है? ये विकल्प थे, ग्राम पंचायत का चुनाव है, बिल्कुल राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। आचार संहिता के नियम भी हो गए, नगर निगम के चुनाव भी। लोकसभा राज्य सभा के सदस्यों की नियुक्ति है, ये नियुक्ति इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं की जाती है, इनके द्वारा बिल्कुल एक चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाती है, तो ये आपका इनका एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य के अंतर्गत बात करूं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और राज्य विधानसभा के चुनाव हैं वो यही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ये सिर्फ मैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो राज्य निर्वाचन आयोग या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो गठित राज्य चुनाव आयोग रहता है वो नगर पालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय के जो चुनाव है ना, वो राज्य का ही निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं। और जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है या फिर चुनाव आयोग है, इनके इलेक्शन कराती हैं, निर्वाचक नामावली तैयार करता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण है, कोई न्यू पार्टी है उसको कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, कौन सी नहीं होगी, उन सभी का वर्गीकरण है, दल बदल कौन कर रहा है वो सभी राज्यपाल को सलाह देना, ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के ही कार्य हो जाएंगे। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं? सुकुमार सेन रहे हैं, 1950 से 1958 तक है। और जो राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका गठन कब हुआ? 1950 में, 25 जनवरी को, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाते हैं। और चुनाव आयोग का जो 61वां स्थापना वर्ष था 25 जनवरी 2011 के, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? 24वें हैं, सुशील चंद्र हैं। इसके अलावा दो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, वो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं। अगला सवाल यहाँ पर सिडबी, जो हिंदी में बोले तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? सिडबी 1990, ठीक है। तो यहाँ पर 1990 में आपको बताना है सिडबी की स्थापना। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और बात करूं इससे मिलता जुलता नाम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना हुई है 1955 में। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, संविधान में जो भाग 14 है इसमें किसका वर्णन है? संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जो पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच कैटेगरी में 113 केजी का वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो सांकेत महादेव सरगर ने, ठीक है, सांकेत सारगर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में मेंस 55 किलोग्राम स्नैच कैटेगरी में और 113 केजी का वजन उठाकर इन्होंने ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी रिपीट हुआ है, इससे पहले भी सवाल आ चुका है। ये पूछा किससे संबंधित है? तो ये वही पेंशन वालों के लिए जिनको चेहरे की पहचान करके उनको पता करेगी वो जीवित है नहीं है, तो जीवन प्रमाण पत्र है। ये जो घोषणा है राज्य मंत्री, जो कार्मिक राज्य मंत्री पेंशन वाले जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने है अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक शुरू की है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर, अक्टूबर 2021 में जो सेकर्ड है, ये पोर्टल किस हेतु लॉन्च किया गया है? जो सेकर्ड पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, तो ये जो पोर्टल है ये आप फुल फॉर्म से पता चल गया होगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पर दोबारा एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल का विमोचन किया है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वच्छ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक, आत्मनिर्भर जीवन जीना सुनिश्चित करने के तरीके यहाँ पर
तैयार करना ही इस पोर्टल का उद्देश्य है और ये एनआईसी के माध्यम से संचालित है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जहाँ पर विकल्प में आपको डमहल दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डमहल के अलावा राउप भी बहुत बार आता है, राउप भी जम्मू कश्मीर का, राउप डमहल कूद है, भांड पातेर है, बच्चा नागमा है, हाफिजा डांस, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं? प्रमुख 3 शर्तें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक शर्त फुलफिल हो रही है, उस केस में कोई रीजनल पार्टी है, राज्य पार्टी है, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे वर्तमान में 8 है वो नेशनल पार्टीज, बार बार मैं शिफ्ट में बता रहा हूँ। तो एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता मिलेगी जब वो नीचे सूचीबद्ध 3 शर्तों में से कोई भी एक फुलफिल करती हो, पूरा करती हो। तो ये 3 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एनटीपीसी में भी इसमें से ये वाली कंडीशन पूछी गई थी। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए यदि कोई भी एक पार्टी है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहलाएगी जो यदि लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट होनी चाहिए। जितनी भी लोकसभा में सीटें रहती हैं तो कम से कम 3 राज्यों में तो उस पार्टी की, जो राज्यों की लोकसभा सीट है उसमें 2% है उस पार्टी के पास होनी चाहिए। ये एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उस केस में भी बन सकती है। यदि ये नहीं होती है तो सेकंड कंडीशन देखिएगा, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव, इसमें पार्टी किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। जितनी भी वोटिंग होती है उसमें 6% वोट हैं वो उस पार्टी को जाना चाहिए। ये चाहे आपकी लोकसभा हो गया या फिर एमएलए के आम चुनाव हो गए, तो पार्टी किसी भी 4 राज्य में, मिनिमम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती। साथ ही साथ इस कंडीशन में वह 4 लोकसभा सीटें जीतती भी हैं, उनको 4 लोकसभा सीट भी जीतनी पड़ेगी और 6% वोट शेयर भी लेना पड़ेगा, वो भी 4 या अधिक राज्यों में। और एक पार्टी को 4 राज्यों में, मान लेते हैं कोई एक पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा है, इसका मतलब उसको नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल जाएगा। तो ये कम से कम 3 राज्यों में 2% वोट वाली कंडीशन है, 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट शेयर प्लस यहाँ पर 4 लोकसभा सीट, और कोई भी 4 राज्यों में वो राज्य पार्टी के रूप में मान्यता है तो वो नेशनल पार्टीज भी बन सकती है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 8 राजनीतिक दल हैं। आंख का जो काचाप दर्व कहाँ पाया जाता है? काचाप दर्व रहता है लेंस के पीछे और रेटिना और लेंस के बीच में, आप कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है? 1878, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 को, कब? 1878, याद रखिएगा। तो इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्र पर क्या है? नियंत्रण लगा दिया था। ये एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर लागू नहीं था। और ये 1878 का एक और एक्ट है, वो है आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर भी 1878। हैदराबाद का पहला स्मारक जो यूनेस्को साइट में शामिल है, यूनेस्को साइट में हैदराबाद का स्मारक है कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार हो जाएगा। अब इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण वैसे शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वेधशाला थी उसको तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में इन्होंने प्रारंभ कराया, लेकिन केवल ये एज ए आधार ही बना पाया था, बेस ही बना पाया था। उसके बाद उसका निर्माण कार्य नेक्स्ट कंटिन्यू किया है। उनके जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हैं, इन्होंने जो 3 मंजिल और बढ़ा दिया था, 1220 तक है। फिर भी ये पूर्ण कब किया है? पूर्ण किया है, बहुत बार आता है, हैदराबाद का जो स्मारक है कुतुब मीनार, इसकी 5वीं या फिर अंतिम मंजिल या फिर पूर्ण किसने किया है? तो 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, 1369 को फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई है। और जो कुतुब मीनार है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी शामिल है, जो सवाल में मेंशन था। कब हुआ साइट शामिल? 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हुआ है। इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में निर्मित है, 72 मीटर इसकी हाइट है और मेहरौली क्षेत्र दिल्ली में है। अब जब बात हो रही है हैदराबाद की, और ये पहला स्मारक जो यूनेस्को साइट में है, तो हैदराबाद में एक और जो महल है जिसका नाम है चोमहल्ला पैलेस, चोमहल्ला पैलेस याद रखिएगा हैदराबाद में है। और इसको एक अवार्ड भी मिला है विरासत संरक्षण के लिए, यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड है, वो 2010 में दिया गया था। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा, एक साइंस का सवाल है जिसमें आपको अरेंज करना था उसकी बढ़ती हुई प्रतिरोधकता के क्रम में। तो यहाँ पर जो सवाल में दे रखा था कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल और टंगस्टन की जो प्रतिरोधकता है
वो आपको पता होगी तो आप उसका बढ़ता क्रम बता सकते हो। जैसे कॉपर की प्रतिरोधकता है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की घात -8 है, याद रखिएगा -8 है, माइनस है, इसका मतलब ये भाग हो रहा है तो कम हो गई। ठीक है, ये हो गई कॉपर की। अन्य आपको एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम की 2.65 और 10 की घात -8 है। उसके बाद आपको निकल दे रखा है, निकल की 6.99 और 10 की घात -8 है। फिर टंगस्टन है, टंगस्टन की 5.60 और 10 की घात -8 है। तो यहाँ पर सबसे कम जो प्रतिरोधकता है वो किसकी है, तो बढ़ता क्रम आपको बताना है। सबसे कम आप देखेंगे प्रतिरोधकता तो आपको यहाँ पर कॉपर की दिख रही है। ठीक है, कॉपर की सबसे कम। कॉपर के बाद यहाँ पर 1.7 के बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है 2.65 है। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके टंगस्टन और निकल में से टंगस्टन का नंबर आ जाएगा और उसके बाद आएगा निकल का। ये सही क्रम हो जाएगा। एक एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछा हुआ है, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम में जो निकल, फेरस, कॉम, ये एलोई रहती है नाइक्रोम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो इनका ये हो जाएगा ऑर्डर। और बाकी यहाँ पर सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम का है तो ये ऑर्डर हो जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया है? टोटल जो 6 शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जो सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज है वो तमिली है, उसको 2004 में दर्जा मिला है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 2004 को तमिल भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी शास्त्रीय भाषा में। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हैं। पहली तमिल 2004 में, उसके बाद संस्कृत हुई 2005 में। तमिल शास्त्रीय है, संस्कृत शास्त्रीय है। कन्नड़ याद रखिएगा 2008 में। ठीक है, संस्कृत के बाद यहाँ पर गैप हो गया 3 साल का, कन्नड़ बनी। कन्नड़ के बाद तेलुगु भी 2008 में, कन्नड़ और तेलुगु। फिर मलयालम, मलयालम बनी है 2013 में और ओडिया बनी है 2014 में शास्त्रीय भाषा। तो ओडिया याद रखिएगा 2014 में शास्त्रीय और तमिल 2004 में है, ये इंपॉर्टेंट। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे इनका मुख्यालय है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद कह सकते हो। 1979 को ये स्थापित हुआ है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है प्रयागराज में 1979 को। स्तूप के चारों ओर जो रेलिंग रहती हैं, चारों ओर घिरा हुआ रेलिंग कहेंगे स्तूप को, उसका अन्य नाम क्या है? तो वेदिका बोलेंगे। स्तूप के चारों ओर घेरा यार जो रेलिंग है इसे वेदिका कहेंगे। व्हाट इज ए, तो आपको पूछा है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन एक आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी किस प्रकार है? धातु और धातु ऑक्साइड के बीच ये एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी, वो थर्माइट रिएक्शन। धातु और धातु ऑक्साइड के मध्य ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है आपको साइंस का, एक पीएच वैल्यू जिसका है 6.5 पीएच वैल्यू, तो ये कहेंगे अब आप अम्लीय हैं। 7 से कम है, इसका मतलब ये ऑलरेडी अम्लीय है। इसके साथ यदि आप HCl मिक्स कर रही हो, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, और HCl है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ये डिपेंड करती है उसकी सांद्रता पर। अब मैं बात करूँ 1 mm HCl की पीएच वैल्यू है वो 3.01 हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो, एक अम्लीय पदार्थ है, इसके साथ एक बहुत प्रबल अम्लीय मिक्स कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या है? रिजल्ट में अम्लीय ही होगा। वो भी इसकी अम्लता कम, जो पीएच वैल्यू कम यानी ज़्यादा अम्लीय है। तो कम अम्लीय के साथ ज़्यादा अम्लीय आप मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ही अम्लीय रहेगा। जो 6.5 + 3 आप एवरेज निकालेंगे तो पीएच वैल्यू कम होगी, यानी पीएच वैल्यू और कम होने वाली है, साथ साथ उसकी अम्लीयता भी बढ़ जाएगी। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके आधार पर उसमें कैलकुलेशन होती है कि कौन सा देश टॉप आ रहा है, कौन सा देश की क्या रैंक है? तो इसमें देखी जाती है 3 प्रमुख बातें। एक तो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की इच्छा, जीवन प्रत्याशा आपकी। सेकेंड यहाँ पर फैक्टर है शिक्षा, और फिर प्रति व्यक्ति आय। ये 3 मुख्य आपके हो जाएंगे फैक्टर, जो कि इनके आधार पर ही मानव विकास सूचकांक तय किया जाता है। कौन जारी करता है? HDI, ये कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और 2020 में पास्ट वाला जो लास्ट वाला HDI इंडेक्स 2020 में जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक 131वीं रही है आउट ऑफ 189 देशों में से। UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल का सवाल पूछ लिया आपको, तो इसमें क्या पूछा है? आपको सवाल में ये पूछा है, ए 1 सेंटीमीटर हाइट निडल इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.05 मीटर, देन हाइट ऑफ द इमेज इज। अब आपको जो इमेज बन रही है, आपको एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या पूछा है
कि एक सेंटीमीटर हाइट की निडल है वो प्लेस की जाती हैं 0.1 मीटर डिस्टेंस पर। तो ये है बिंब की दूरी। आपने बिंब की दूरी यहाँ पर बता दी है, यू बता दी है 0.1। अब ये माइनस में लेनी पड़ेगी। माइनस में क्यों? क्योंकि जो चिन्ह परिपाटी कहती हैं वो ये कहती हैं जब इसका ध्रुव है, ध्रुव से आपकी इमेज जहाँ पर रखी गई है वो किस साइड है, वो आप कहेंगे ये लेफ्ट साइड है। और उसकी फोकस दूरी याद रखना है, जो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यूपी होती है। फोकस दूरी माइनस में और ये दूसरी दिशा में आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव उसकी वस्तु की दूरी है। और यदि इमेज है आगे की साइड बने तो उस केस में उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ना कि कॉनकेव है। वस्तु की दूरी u बराबर -0.1 मीटर है। फोकल लेंथ 0.05 मीटर आपको यहाँ पर दे दिया है। सुई की हाइट है वो ऑलरेडी दे रखा है 1 सेंटीमीटर है। आपको याद रखना है इमेज की क्या साइज है, इमेज की हाइट क्या है। तो वैल्यू u दे रखी है, f दे रखी है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो v सबसे पहले तो आप देखेंगे बिंब बन कहाँ, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा, इमेज आपकी बन कितनी डिस्टेंस पे रहे बन रही है, क्योंकि आपको निकालनी क्या है, प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है। तो आपको आवर्धन का फॉर्मूला पता होगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई बराबर क्या होता है, -v/u होता है मिरर के केस में। तो यहाँ पर u दे रखा आपको लेकिन v नहीं दे रखा है। v आप कैसे याद करेंगे, दर्पण फॉर्मूले से। दर्पण मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है, f और u ऑलरेडी दे रखा है, तो v यहाँ से आपके निकल जाएगा। f आपको 0.05 मीटर दे रखा है और u 0.1 मीटर दे रखा है, जो माइनस में दे रखा है। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, दो वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 1/30। तो v की वैल्यू जब 1/30 मीटर आ गई, उसके बाद आप यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो एच आई जो हाइट ऑफ इमेज है जो आपको ज्ञात करनी है, और हाइट ऑफ जो निडल है आपको दे रखी है। निडल की हाइट कितनी, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, HI/1 बराबर -v/u। जब v यहाँ पर निकल के आ गया -1/30 और u आपको जो दे रखा था कितना था, u था यहाँ पर 0.1, -0.1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो इस फॉर्मूले में, जहाँ पर इमेज की हाइट HI और फिर आपके HN है वो यहाँ से आपके हो गया निडल की 1 हो जाएगी, और माइनस आपको v 1/30 है, u हो जाएगा -0.1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपकी हाइट ऑफ जो निडल आ जाएगी, वो हाइट ऑफ जो निडल की इमेज की 1/30 पॉजिटिव में आ जाएगी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/30 इसको आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका भाग देंगे। 1/30 नहीं, यहाँ पर 0.1 है तो ये 0 कट हो जाएगा, 1/3 ही रहेगा पॉइंट से। तो 1/3 आपके 0.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले से आपकी इजीली हो जाता। अब यहाँ पर पूछा है नौक्रैक नेशनल पार्क कहाँ पर है। नौक्रैक नेशनल पार्क है दोस्तों, कहाँ पर, मेघालय पश्चिमी गारो हिल्स जिला। नेक्स्ट वाला देखिएगा, ठोस विलय में तरल विलायक का विलयन का आपको उदाहरण बताना था। तो ऑप्शन पर आधारित है। स्टूडेंट ने बताया जो टिंचर आयोडीन, उसमें ऑप्शन दे रखा है। तो आयोडीन क्या है, ठोस है, विलय के रूप में कार्य कर रहा है। और फिर यहाँ पर ये टिंचर आयोडीन में किसका मिश्रण होता है, विलायक के रूप में एल्कोहल रहता है, लिक्विड के रूप में। एल्कोहल के साथ जो तरल माध्यम है एल्कोहल, विलायक है तरल, और ठोस विलय है आयोडीन, इनको मिक्स होने पर ये टिंचर आयोडीन होता है, जो घाव पर लगाने में काम करता है ये। और ये एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि टिंचर आयोडीन में क्या होता है। तो 2 से 3% सॉल्यूशन होता है आयोडीन और एल्कोहल का। नेक्स्ट वन यहाँ पर 2021-22 में जो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है, कौन सी टीम चैंपियन बनी है। वुमेन्स सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में मणिपुर टीम विजेता रही है, चैंपियन उप विजेता है वो रेलवे रही है। टॉप गोल स्कोर किया है वो संध्या रंगनाथन ने किया है, 12 गोल्स किए हैं। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है। शारीरिक जो फिजिकल
राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भुवनेश्वर में हुआ है। 11 से 13 नवंबर 2021 को भुवनेश्वर उड़ीसा में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और ये जो आयोजन किया गया है ये उड़ीसा राज्य के सहयोग से ही हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन, पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है। अगला सवाल बजट 2021 में कौन सा पोषण मिशन लॉन्च किया गया? बजट 2021 में पोषण मिशन का नाम है पोषण 2.0 पोषण मिशन है, बजट 2021 में लॉन्च किया गया है। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, ये कुपोषण से मुक्त करने के लिए इसका लक्ष्य था 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना। इसमें जो फंड यहाँ पर हो रहा है वो 50% तो विश्व बैंक दे रही है और 50% केंद्रीय जो बजटीय समर्थन दे रहा है राज्यों को, और जो पूर्वोत्तर राज्य है, हिमालयी राज्य, उसमें 90 और 10 का रेशियो है। अगला सवाल देखते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स के उदाहरण आपको सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं? रक्षात्मक प्रोटेक्टिव फूड्स हैं तो ये जो आपकी बीमारी वगैरह होती है उनसे लड़ने के लिए शारीरिक जो शरीर में एक तरीके से आप कह सकते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल हो गया, अंडा, दुग्ध जितने भी प्रोडक्ट है, मांसाहारी खाद्य पदार्थ हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड्स के उदाहरण हो जाएंगे। हड्डी मजबूत करने वाले आहार में आता है दलहन, मेवा, तिलहन, दूध, दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली हड्डी मजबूत करने में। अब कुछ ऐसे वैज्ञू क्वेश्चंस आप कहेंगे जो अनक्लियर हैं, स्पष्ट रूप से स्टूडेंट ने नहीं भेजे हैं, वो वाले देख लेते हैं। एक सवाल बता रहा है स्टूडेंट, एफसीआई कितने गेहूं और चावलों को एकत्रित कर सकता है जो भारतीय मापदंड नियम के अनुसार? बहुत कम या बहुत अधिक, इस टाइप से थोड़ा क्लियर नहीं कैसा सवाल ये पूछा गया था। एक सवाल बताया श्टूडेंट ने यहाँ पर कि फ्रांस की किस पुस्तक में कार्यपालिका न्यायपालिका स्वतंत्रता का वर्णन है? इस टाइप से ये आप देख सकते हो सवाल। पीर पंजाल काराकोरम पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई से एक क्वेश्चन था। रूस की क्रांति में बोल्शेविक पार्टी किसमें विश्वास बिलीफ है उनका? फॉर्मिक एसिड है जो कि HCOOH रहता है, चींटी के डंक में वो फॉर्मिक एसिड रहता है। इसका किस टाइप से निर्माण होता है? प्लास्टिक जो रिसाइकल करके रीयूज बनाई जाती हैं तो उसमें पहला स्टेज क्या रहता है? हिटलर के द्वारा यहूदियों पर लगाए गए जो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध है तो विकल्प में था कौन सा प्रतिबंध नहीं था उसमें? एक सवाल बताएं कि 2014 में चावल का उत्पादन कितना मीट्रिक टन था और 2019 में कितना या फिर उससे कितना कम ज़्यादा है? तो ये कुछ सवाल आप देख सकते हो जो सही रूप से स्टूडेंट को समझ नहीं पाए हैं या फिर जो लेंथी सवाल थे, लैंग्वेज बड़ी थी तो स्पष्ट रूप से नहीं बताए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है। तो इस टाइप से वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज से ज्वाइन नहीं की है जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, टेक्स्ट बुक पर जाकर आप ये ज्वाइन कर सकते हो। TTG के कूपन कोड की सहायता से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।